हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इको स्कूल। हम आपको क्लास 11 से ग्रेजुएशन लेवल तक की इकोनॉमिक का फुल कोर्स कराएंगे। अगर आप इकोनॉमिक को जड़ तक समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दूं कि मांग की कीमत लोच का माप क्या होता है। जो मांग की लोच के माप से हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो कितनी लोचदार है, यानी इकाई लोचदार है या इकाई से अधिक लोचदार है या इकाई से कम लोचदार है। तो मांग की कीमत लोच को मापने की हमारे पास कई विधियां हैं। जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कुल व्यय विधि, जो मांग की कीमत लोच मापने की एक विधि है। इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। कुल व्यय विधि मांग की कीमत लोच मापने की एक विधि है। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। कुल व्यय विधि क्या है? तो देखिए, इस विधि के अनुसार यह पता करना चाहिए या यह मालूम होना चाहिए कि जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो उस वस्तु पर कुल व्यय किया गया है उसमें परिवर्तन किस दिशा में और कितना होता है। यानी अगर हमें किसी वस्तु की कीमत यानी मांग की कीमत लोच याद करनी है तो इस विधि के अनुसार क्या होना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी कीमत में परिवर्तन होने से जो उस वस्तु पर कुल व्यय किया गया है उसमें कितना परिवर्तन और किस दिशा में हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच कितनी होगी? इकाई होगी। देखिए, कीमत के कम या अधिक होने से जो उस वस्तु पर कुल व्यय किया गया है उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो मांग की लोच कैसी होगी? इकाई होगी। ठीक है, ये इसके जो कुल व्यय विधि है इसके 3 पॉइंट हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे। अगले पॉइंट में क्या है कि जब कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम होता है, अर्थात कुल व्यय और कीमत के परिवर्तन में विपरीत संबंध होगा। यानी जब कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ेगा और जब कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ेगा और जब कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय कम होगा। इस स्थिति में मांग की लोच कैसी होती है? इकाई से अधिक होती है। यानी जब कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार मांग कब होगी? जब कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध होगा। जो अगला पॉइंट है उसमें क्या है? देखिए, कीमत कम होने से कुल व्यय भी कम होगा और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ेगा। यानी जिस दिशा में कीमत चलेगी उसी दिशा में कुल व्यय भी चलेगा। ठीक है, कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम होगा और कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। इस स्थिति में मांग की लोच जो है इकाई से कम होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉल देन 1। ठीक है, मांग की लोच इकाई से कम होगी जहां कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में चलेंगे। तो ठीक है, हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए। तो चलिए मैं आपको इसे आगे और विस्तार से समझाता हूँ। मैं आपको इस चार्ट की मदद से ये पूरी विधि समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है वस्तु की कीमत जो रुपयों में है। उसके बाद है जो किसी वस्तु की मात्रा खरीदी गई है वो किलोग्राम में है। उसके बाद कुल व्यय दिखाया गया है, फिर कुल व्यय में परिवर्तन हुआ है वो दिखाया गया और यहाँ मांग की लोच दिखाई गई है। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो उसकी कितनी मात्रा खरीदी गई? 4 किलो। ठीक है, तब कुल व्यय क्या होगा? 8।
यानी कुल व्यय क्या होगा, इन दोनों की गुणा, यानी 2 गुणे 4 तो कुल व्यय हो गया 8। ठीक है, इसी तरह अगर कीमत 4 है तो कितनी मात्रा खरीदी गई, 2, और कुल व्यय फिर भी क्या रहेगा, 8। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत 1 है और मात्रा 8 किलोग्राम खरीदी जाती है तब भी कुल व्यय 8 ही रहेगा। यानी इन तीनों स्थितियों में कुल व्यय सेम रहता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमने पीछे डिस्कस किया था कि कीमत के कम या अधिक होने से जब कुल व्यय पर कोई परिवर्तन ना हो, वह समान रहे, तो इस स्थिति में मांग की लोच इकाई बराबर होगी, यानी कि मांग की लोच क्या होगी, इकाई होगी। ठीक है, जब कीमत के परिवर्तन से कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तब मांग की लोच इकाई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जब कीमत 2 है तो कितनी मात्रा खरीदी गई, 4 किलो। कीमत बढ़कर 4 हो गई तो मात्रा 1 किलो खरीदी जाती है, और कीमत जब 4 से कम होकर 1 हो जाती है तो 10 किलो मात्रा खरीदी जाती है। तो देखिए, जब कीमत 2 से बढ़कर 4 हुई, यानी कीमत बढ़ रही है, तो कुल व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जब कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है तो कुल व्यय कम होकर 8 से 4 हो जाता है, यानी कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है, यानी दोनों में विपरीत संबंध है। और हमने पढ़ा था कि अगर कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध होगा तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ठीक है, देखिए, जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो रहा है और कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है तब मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए, जब कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है तो कुल व्यय भी 6 से बढ़कर 8 हो गया, और जब कीमत 4 से कम होकर 1 हो रही है तो कुल व्यय भी 8 से कम होकर 4 हो जाता है, यानी कुल व्यय और कीमत एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब कीमत कम होगी तो कुल व्यय भी कम हो रहा है, और जब कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। इसलिए इसमें मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से कम होगी। ठीक है, जब कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में चलेंगे तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। अब मैं आपको यह पूरी विधि, इसका जो व्यय वक्र है, यानी कुल व्यय वक्र, उसकी सहायता से समझाऊंगा। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व में क्या होगा, इसमें आपको वाई अक्ष पर प्राइस दिया गया है और एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय। ठीक है, तो देखिए, जब कीमत ओ एम है, ठीक है, यानी एम पर कीमत है और घटकर पी हो जाती है तो इसकी जो कुल व्यय है वो भी सी से घटकर डी हो जाता है। यानी जब कीमत एम से पी हो रही है और कुल व्यय भी सी से घटकर डी आ रहा है, यानी कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मांग की लोच इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इकाई से कम होगी। मांग की लोच इकाई से कम होगी जब कीमत और कुल व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए, और जब कीमत आर है घटकर एन हो जाती है तो कुल व्यय में क्या हो रहा है, ए से बढ़कर बी हो रहा है। ठीक है, यानी कीमत तो कम हो रही है लेकिन कुल व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब कीमत एन से बढ़कर आर हो रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है, बी से ए हो रहा है। ठीक है, यानी दोनों उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जब कीमत कम होती है तो कुल व्यय बढ़ता है, और जब कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय कम होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग की लोच है, वो कैसी होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है, और अब देखिए, जब कीमत m से बढ़कर n या m से घटकर n हो रही है तो कुल व्यय यानी बी सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
यह समान रहता है तो इस स्थिति में मांग की लोच इकाई होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1। यहाँ पर मांग की इकाई लोच होगी जब व्यय वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह विधि भी समझ में आ गई होगी। हम अपने आने वाली अगली वीडियो में भी आपको बिल्कुल इजी वे में इकोनॉमिक का फुल कोर्स कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।